नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज मैंने अभय दुबे जी के संग कुछ राजनीति की बड़ी गंभीर चर्चा करी है। मैंने उसे याद दिलाया कि जनसत्ता में एक लेख छपा था जिसमें लिखा था कि वो काशीराम जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंह राव जैसे नेता थर थर कांपते हैं, आखिर वो एक महिला के लिए इतना चिंतित क्यों हो गए हैं कि सारी पार्टी के बड़े नेताओं को वो निकाल दे रहे हैं। और वो महिला मायावती आज इतनी विचलित क्यों हो गई हैं कि वो एक-एक करके अपने ही करीबियों को पार्टी से निकाल रही हैं। उनके भतीजे आकाश आनंद क्या कांग्रेस में जाएंगे या भाजपा उनका इंतजार कर रही है? मायावती ये सब क्यों कर रही हैं? क्या वास्तव में वो बीजेपी की बी टीम हो गई हैं? क्या वास्तव में वो अमित शाह के इशारे पे काम कर रही हैं? ये सारी बातें आज की इस चर्चा में आप जवाब अभय दुबे जी से सुनेंगे। मैंने उनसे उस मजेदार वाक्य के लिए पूछा कि योगी आदित्यनाथ कुंभ की तारीफ के लिए विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि एक नाविक ने, एक नाव चलाने वाले परिवार ने कुंभ में इतना बढ़िया काम किया, उनके पास बहुत सारी नाव थी, उन्होंने 30 करोड़ रुपया इस कुंभ में कमाया। सुनने में बड़ी अच्छी बात लगती है कि भाई चलो एक परिवार ने 30 करोड़ रुपया कमा लिया। लेकिन मुझे लगा कि इस परिवार की तो मुसीबत शुरू हो गई। मुख्यमंत्री ने घोषित तौर पे बयान दे दिया कि 30 करोड़ कमाया तो उसको जीएसटी देना पड़ेगा, उसको इनकम टैक्स में 9 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। उस बेचारे ने जो कमाई करी है उसमें बिल तो दिया नहीं। बिल इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहां पे लोगों का आरोप था कि जो नाव का किराया 500 रुपए था, उनसे 20-20, 25-25 हजार रुपए वसूला गया। पुलिस कर्मियों ने भी गंगा नहा ली, आराम से कमीशन खाया। ये बड़े लोगों ने आरोप लगाया, जो नाव वाले लूट कर रहे थे, इस बारे में किया। लेकिन उससे भी मजेदार बात, योगी आदित्यनाथ जिस नाविक की, जिस परिवार की तारीफ कर रहे थे, वो तो बहुत बड़ा माफिया निकला। बताया जाता है कि उसकी मर्जी के बिना वहां कोई नाव चला नहीं सकता। उस पे हत्या के प्रयास के तमाम गंभीर गंभीर मुकदमे पहले से दर्ज है। कुंभ के दौरान भी दर्ज हुए, उसकी गुंडागर्दी, उसकी रंगदारी के खिलाफ दर्ज हुए। तो योगी आदित्यनाथ को किसी न किसी अफसर ने बताया होगा, किसी न किसी ब्यूरोक्रेट ने लिख के दिया होगा। तो क्या योगी के अफसर इतने नाकारा, इतने मूर्ख किस्म के हो चुके हैं कि एक माफिया की तारीफ उत्तर प्रदेश में विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री से करा दी। अब इस बयान की पूरे देश में फजीहत हो रही है योगी आदित्यनाथ की। और मुझको यकीन है, पूरा यकीन है, ब्यूरोक्रेसी इतनी मजबूत है कि योगी आदित्यनाथ चाह के भी ऐसे किसी ब्यूरोक्रेट को जिसने ये लिख के दिया होगा उसको लात मार के बाहर नहीं कर पाएंगे। बड़े अफसर उनके चारों तरफ एक कुंडली बना के बैठ गए हैं, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। ये सारी बातचीत अभय दुबे जी के साथ की है हमने, और बहुत रोचक जवाब अभय जी ने दिए हैं। पॉलिटिक्स के बड़े एक्सपर्ट हैं। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, बात सुनने से पहले चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, ज्वाइन बटन नीचे दिया हुआ है। चलिए सुनाते हैं सारी बातचीत। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं मायावती के संग ये ज्यादती तो नहीं हो रही है कि सब लोग उनको भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता दे रही हैं, और वो जबकि होना ऐसा। या फिर मुझे लगता है कभी कभी मायावती पे क्या कुछ ज्यादा ही हमले हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये उठता है कि जिस तरह वो अपने भाई भतीजे को, खास तौर से आकाश आनंद को, उन्होंने जिस तरह से पार्टी से निकाला, और आकाश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थे, उन्हें हत्यारी पार्टी, उन्हें अपराधी पार्टी, यानी क्या क्या कह रहे थे वो, और अचानक विदाई कर दी गई आकाश आनंद की। ये कहा गया कि, चर्चा है सोशल मीडिया पे कि बीजेपी को सहन नहीं हो रहा था कि जिस हुँ, तरह आकाश आनंद बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, उससे कहीं जो दलित वोट है, जो थोड़ा बहुत बीजेपी की तरफ आ जाता है, वो छिटक ना जाए। फिर भाई को भी उन्होंने उपाध्यक्ष और कोऑर्डिनेटर के बीच में झुलाया। ससुर के तो वो आकाश के ससुर पे तो बहुत बुरी तरह हमला हुआ है। एक वो मायावती वो थी, जैसे मुझे अभी तक याद है कि हुँ, जनसत्ता में एक लेख छपा था, हुँ, बहुत पहले की बात है। उसमें लिखा था कि हुँ, वो काशीराम जिनके मारे हुँ, अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंह राव जैसे नेता कांपते हैं। हुँ, समझ नहीं आया कि वो एक महिला के लिए हुँ, इस हद तक प्रेशर में क्यों है कि पार्टी के निष्ठावान नेताओं को पार्टी से निकाल दे रहे हैं। हुँ, और आज दलित मूवमेंट जिस मोड़ पे खड़ा है, या दलित वर्ग जिस बूथ पे खड़ा है, उसके मन में चिंता ये होना लाजमी है कि एक ऐसी नेता जो अपने दम पर अगर एक कॉल करती तो शायद देश में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने वाली नेता थी,
मुख्यमंत्री रहते हुए उसके सबसे कार्यकाल की इसकी कानून व्यवस्था की सब तारीफ करते हैं, आज इस हाल में पहुंच गई कि खाता नहीं खुलता है, लोकसभा में, विधानसभा में बुरी हालत होती है, पार्टी छिन-मिन हो गई है। मायावती क्या खुद दोषी हैं या किसी रैकेट में फँस गई या कोई नब्ज़ दब गई? लोग कहते हैं ईडी, सीबीआई की फाइलें इतनी हैं, मायावती अब जेल का दरवाज़ा नहीं देखना चाहती। क्या है क्या इसके पीछे? पूरी कहानी क्या मानते हैं? संजय जी, जिस तरह आप मायावती के निकट अतीत की प्रशंसा कर रहे हैं, उसी तरह मैं भी ये मानूंगा और निसंकोच मानूंगा कि मैं भी मायावती के निकट अतीत का प्रशंसक हूं। एक जमाना था जबकि मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ में समझौता करके एक गठजोड़ सरकार बनाती थी। इसमें मायावती के विधायक 50-60 के आसपास रहते थे और 170 के आसपास भाजपा के विधायक रहते थे। मायावती ने बार बार इस तरह की सरकार बनाई। उस वक्त मायावती को जब भाजपा की बी टीम कहा जाता था या भाजपा को मजबूत करने सत्ता के लालच में भाजपा को मजबूत करने वाली नेता कहा जाता था, तो मैं और मेरे जैसे कई लोग उनका इस बात का विरोध करते थे। हम लोग ये मानते थे कि बहुजन समाज पार्टी की ये राजनीति दरअसल भारतीय जनता पार्टी को कमजोर कर रही है और हम लोगों की बात ये सही निकली। मायावती ने बार बार भाजपा के साथ मिलकर सरकारें बनाई। भाजपा का मकसद होता था कि मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे। वो मायावती को मुख्यमंत्री बना देती थी, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं बन पाते थे। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरी प्रक्रिया का हश्र क्या हुआ? हश्र ये हुआ कि भाजपा की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में घटती चली गई और भाजपा के वोट जो हैं वो 20% से नीचे चले गए। और अंततः क्या हुआ कि एक बार मायावती ने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, बहुमत की, और एक बार समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर सरकार बनाई, बहुमत की। आप इसे समझ लीजिए कि भाजपा न तो मायावती को रोकने लायक रह गई और न मुलायम सिंह और अखिलेश यादव को रोकने लायक रह गई। ये मैं मानता हूं कि ये उसी समय की जो घटनाक्रम था जब वो बार बार मायावती के सामने मजबूरी में भाजपा झुकती थी, ये उसका संचित परिणाम था। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं उस जरा थोड़ा सा समय लूंगा उस वक्त के बारे में 4 PM के दर्शकों को बताने का। आपको तो ध्यान ही होगा उस वक्त के बाद कि उस वक्त जब भाजपा के अंदर ये बहस होती थी उत्तर प्रदेश भाजपा के अंदर कि मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जाए ना बनाया जाए, तो एक बार मुरली मनोहर जोशी ने उस मीटिंग में खड़े होकर कहा था, लोगों ने कहा भाई मायावती भ्रष्ट हैं, वो बहुत भ्रष्टाचार करेगी, उससे हमारी पार्टी बदनाम हो जाएगी, है? तो उस जमाने में मुरली मनोहर जोशी ने खड़े होकर कहा कि मायावती अगर 250 करोड़ का भी भ्रष्टाचार कर लेती है तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनना देना। तो ये स्थिति थी। अच्छा, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक की बात नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। लोकसभा चुनावों से झटका जरूर लगा है, लेकिन यह कहना गलत है कि मायावती भाजपा से आगे कोई ताकत निकल गई है। भाजपा ही सबसे बड़ी ताकत है। उसके भाजपा को कोई जरूरत नहीं है ऐसा किसी पार्टी को अपनी बी टीम बनाने की। मतलब भाजपा की जो जीतें हुई हैं उसमें मायावती की भूमिका कोई खास नहीं है। मतलब जो भूमिका है भी वो जो मार्जिनल किस्म की भूमिका है। फिर भी मायावती के ऊपर ये आरोप क्यों लग रहा है? मतलब आप भी इसी लहजे में उसके ऊपर विचार कर रहे हैं, मैं भी इसी लहजे में विचार करता हूं कि वो बी टीम बन गई है, ऐसा क्यों है? इस बात पर सोचने की जरूरत है। और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि कहीं ना कहीं मायावती बुरी तरीके से भयग्रस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी उनका भयादोहन कर रही है। उनके भयग्रस्त होने के कई कारण हैं। पहला कारण तो जो स्पष्ट है, दिखता है, इसका जो प्रमाण ढूंढने की जरूरत नहीं, वो ये है कि उनके खिलाफ आमदनी से ज्यादा संपत्ति का मुकदमा लंबित है। कभी भी सत्तारूढ़ दल यानी भारतीय जनता पार्टी उस मुकदमे को खोल सकती है, कभी भी उस मुकदमे के आधार पर मायावती की जांच पड़ताल शुरू हो सकती है, कभी भी उनके खिलाफ सम्मन जारी हो सकते हैं, कभी भी उनको अदालत में आना पड़ सकता है, कभी भी उन्हें जमानत की कोशिश करनी पड़ सकती है। काफी मुलायम सिंह जी भी इस मुकदमे से एक जमाने में काफी डरे हुए थे, यहां तक कि उन्होंने लोकसभा में नरेंद्र मोदी को चुनाव से पहले ही जीत की बधाई दे दी थी। हम सब लोग इन बातों को जानते हैं कि इन मुकदमों का क्या राजनीति के ऊपर असर होता है। लेकिन मैं अखिलेश यादव की तारीफ करूंगा, इस तरह के मुकदमे का डर होते हुए भी अखिलेश यादव ने इस डर को अपने दिमाग से निकाला, विपक्ष की राजनीति जमकर की, रणनीति बनाई। विधानसभा चुनाव में रणनीति कुछ कम कामयाब हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से कामयाब हुई। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति को पूरी तरह जमा लिया है। वो अपने पिता के
साए से भी निकल गए हैं, वो अपने भाई अपने चाचाओं के साए से भी निकल गए। उन्होंने नेता के तौर पर एक स्वतंत्र हैसियत उन्होंने बना ली है। मायावती की स्वतंत्र हैसियत ये पहले से थी, मायावती ने अपनी हैसियत खो दी है इस डर के मारे। ये सबसे बड़ा। अभी हाल ही में एक युवा समाज वैज्ञानिक ने जो बड़ा तर्कसंगत बात बोलते हैं, मुझे उनकी शैली पसंद है, उन्होंने एक लेख लिखा है अंग्रेजी के अखबार में, जिसमें उन्होंने कहा है कि मायावती की राजनीति में जो कमजोरियां आ गई हैं वो स्पष्ट हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि अभी भी मायावती के जो लाखों लाखों उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता हैं, जो उनकी बिरादरी से संबंधित हैं, जो दलित राजनीति के मर्म में खड़े हुए हैं, वो कार्यकर्ता अभी भी आज भी बहन जी के साथ हैं। वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी बहुजन समाज पार्टी का संस्था का ढांचा है, उसमें किसी दूसरे नेता की अभी भी जगह नहीं है। और यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में अपनी तमाम कमियों के बावजूद मायावती को शायद 80 लाख या कितने वोट प्राप्त हुए, उन्होंने एक आंकड़ा दिया है। और साथ में उन्होंने ये भी माना है कि ये वोट मुख्य तौर पर उनकी बिरादरी के वोटरों के थे। अच्छा, अब आप समझ लीजिए इस तरह के वोट मिलने का फायदा क्या है। इस तरह के वोट जब आप अपनी राजनीति की शुरुआत करते हैं, उस वक्त आपको इस तरह के वोट मिलते हैं, तब एक फायदा होता है कि आप इस तरह के वोटों के आधार पर एक बड़ा दूसरी जातियों से, बिरादरियों से एक मोर्चा बनाते हैं, अपना एक गठजोड़ बनाते हैं, और उसके जरिए आप सत्ता पाने की कोशिश करते हैं, जो सफलतापूर्वक मायावती ने 2007 में करके दिखाया। 2007 से पहले 3 साल तक उनकी पार्टी ने ब्राह्मणों के साथ मैत्री सभाएं की, ठाकुरों के साथ मैत्री सभाएं की, बनियों के साथ मैत्री सभाएं की, सबके साथ उन्होंने मैत्री सभाएं की, सबको आश्वासन दिया कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे वोट आपको मिलेंगे, आपके वोट हमें मिले, हम आपको सत्ता में हिस्सा देंगे, और वो पूर्ण बहुमत के साथ जीती। इसको एक छोटी मोटी सामाजिक क्रांति करार दिया गया कि मायावती को 16% ब्राह्मणों का वोट मिला। उस पार्टी को 16% ब्राह्मणों का वोट मिला जिस पार्टी के बारे में वो लोग कांशीराम वो कहते थे कि ये लोग अगर हमारी मीटिंग में है तो उठ के चले जाएं, हमें उनके वोट की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस बात को सोचना चाहिए कि वो अगर मान लीजिए कमोवेश वो 80 लाख वोट उन्हें मिल रहे हैं, तो उन वोटों का वो कर क्या रही हैं? उन वोटों के जरिए उनका समाज के दूसरे समुदायों से गठजोड़ क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह है? ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से मायावती 2007 वाला फार्मूला कुछ बदले हुए रूप में नहीं सामने ला पा रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? यह एक बहुत महत्वपूर्ण, मायावती को इस बात को सोचना चाहिए। देखिए, मायावती की राजनीति का महत्व तभी है, दलित राजनीति का महत्व तभी है जबकि वो समाज के दूसरे तबकों को अपने साथ ला सकें। वरना आपको 80 लाख वोट, 85 लाख वोट या 75 लाख वोट मिलते रहेंगे और उन वोटों का कोई महत्व नहीं रहेगा। उन वोटों से उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता प्राप्त कर रहा है ये तय नहीं होने वाला है उससे। ये तो तभी तय होगा जो वोटों के बदले में आपको मुसलमान वोट भी मिले, आपको ब्राह्मण वोट भी मिले, आपको राजपूत वोट भी मिले, आपको और दूसरी पिछड़ी जातियों के वोट भी मिले, तब कहीं जाके उन वोटों का महत्व है। तो मायावती अपने जनाधार के दम पर जो सामाजिक गठजोड़ करती थी, वो सामाजिक गठजोड़ करने की उनकी क्षमता घट गई है या समाप्त हो गई है, ये कहिए। इसीलिए आज उनका राजनीति में कोई महत्व नहीं रह गया है। और ऐसा करने में खुद उनकी अपनी ही भूमिका है। भाई, उनको कम से कम ये विचार तो करना चाहिए कि ये तो अभी बीजेपी तो अभी आई है सत्ता में, बीजेपी 10 साल पहले सत्ता में आई है, लेकिन 2007 के चुनाव में काफी जोरदार प्रदर्शन करने और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के बाद उन्होंने किस चुनाव में कौन सा तीर मारा है? हर चुनाव में क्रमवार देखिए उनका वोटों के ग्राफ गिरता ही जा रहा है। लोकसभा में 10 सीटें उन्होंने तब जीती जबकि समाजवादी पार्टी साथ में गठजोड़ हुआ और समाजवादी पार्टी के वोट भी उन्हें मिले, तब जाकर कहीं तब 10 सीटें उन्होंने जीत पाई, वरना वो 10 सीटें भी नहीं जीत पाते। अच्छा, उन 10 सीटों जीतने के बाद उन्होंने उस बुनियाद के ऊपर कोई बहल खड़ा कर लिया हो अपनी जीत का, राजनीतिक सफलता का, वो ये भी नहीं कर पाई। भाई, उसी के ऊपर उन्होंने कुछ बनाना चाहिए था। अब जैसे अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, तो उन्होंने उसके ऊपर खड़े होकर लोकसभा चुनाव में और भी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, भाजपा को हरा ही दिया उन्होंने उत्तर प्रदेश में। मायावती ने वो 10 सीटें जो प्राप्त हुई थी अखिलेश यादव के साथ गठजोड़ में, उसका भी कोई फायदा नहीं उठा पाया। इसका सीधा मतलब है कि या तो उनका रणनीतिक मानस बिल्कुल कुंद हो गया है, या उनके खिलाफ जो डोजियर है भाजपा सरकार के पास,
आमदनी से ज्यादा संपत्ति का डोजियर है, वो इतना ज्यादा मोटा है, इतना प्रभावी है, उसमें इतने जबरदस्त प्रमाण हैं कि वो मायावती को किसी भी किस्म की कोई पहलकदमी करने से रोकते हैं। जैसे ही अखिलेश आनंद कोई भाषण देते हैं भाजपा के खिलाफ, मायावती को लगता है कहीं अभी अमित शाह जो है उनके स्क्रू न कसने लगे, डर जाती हैं, घबरा जाती हैं। बोला क्या कारण है? कौन नेता ऐसा करता है भाई? मायावती के पास जनाधार है, जनाधार वाला नेता फायदा आया से डरता है कहीं? ऐसे जनाधार वाले नेताओं को आप डराने लगे तो सारे उत्तर प्रदेश में लोग मैदान छोड़ के, सारे देश में लोग मैदान छोड़ के भाग जाएं। केंद्र सरकार के पास तो सबकी फाइलें हैं, किसकी फाइलें नहीं है केंद्र सरकार के पास? देखो ठीक बात है। हाँ, तो ये मायावती का मामला जो है वो बिल्कुल मायावती का अपना किया धरा है, और ये कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनको कितने वोट मिलते हैं। धीरे उन्हें ये भी देखना चाहिए कि कितने वोट उन्हें पहले मिलते थे अपने ही जनाधार, उससे वोट घट गए हैं, जो घटे हुए वोट गए कहाँ हैं? सी बात है, घटे हुए वोट गए कहाँ हैं? घटे हुए वोट कुछ भाजपा में गए हैं, कुछ समाजवादी पार्टी में गए हैं, कुछ कांग्रेस में गए हैं। पहले तो किसी को नहीं मिलते थे वोट, वो मायावती को छोड़कर 100 में 80-85 दलित वोट उत्तर प्रदेश का वो मायावती को मिलता था। आज कहां मिलता है उतना वोट? अच्छा, फिर भी ये बात सही है उनकी, हमारे मित्र की ये बात सही है कि अभी भी बहुजन समाज पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है उसमें मायावती के अलावा किसी और चेहरे का स्वागत नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, अभी नहीं है। तो इसीलिए जब उन्होंने अखिलेश आनंद को पार्टी में रखा, निकाला, ऐसा बार बार किया, तो आकाश आनंद को पार्टी में रखा, निकाला, बार बार किया, तो चंद्रशेखर ने बड़े नपे तुले शब्दों में उसके ऊपर प्रतिक्रिया की, और दूसरे और दलित और अति पिछड़े नेताओं ने ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया देखी, वो भी बहुत नपी तुली है, क्योंकि सब लोग घटनाक्रम को, जिनकी दलित और अति पिछड़ी राजनीति में दिलचस्पी है, जो उससे कुछ फायदा उठाना चाहते हैं, उस शून्य को भरना चाहते हैं जो मायावती की के हटने से, केंद्र से हटने से पैदा हो रहा है, वो सब लोग बहुत ध्यान से देख रहे हैं। मतलब उनकी प्रतिक्रियाएं ऐसी कोई मायावती को उड़ाने वाली नहीं है। आप स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रतिक्रिया और नसीमुद्दीन सिद्दीकी की प्रतिक्रिया को गौर मत कीजिए, वो छोड़ दीजिए। लेकिन दूसरे लोगों को देखिए जो ज्यादा बड़े गंभीर दावेदार हैं। चंद्रशेखर एक गंभीर दावेदार है, ओम प्रकाश राजभर भी अच्छे दावेदार हैं। लोगों को देखिए ना, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि ये कि मायावती, या तो उनको लग रहा है कि मायावती के खिलाफ कोई साजिश हो रही है, उस साजिश को मायावती ने तोड़ा है इन कार्रवाइयों के चलते। अच्छा, फिर ये भी देखने की बात है कि भाई मायावती के खिलाफ साजिश क्या हो रही है। अब जो आकाश आनंद हैं, उनके जो ससुर हैं, वो तो एक जमाने में मायावती के खासुल खास थे। मायावती ने राज्यसभा का सदस्य बनाया था। कौन बनाता है किसको राज्यसभा का सदस्य? वही। अच्छा, उनकी शादी जो वो आकाश आनंद के ससुर बने, तो उसमें तो मायावती का ही आशीर्वाद था। हाँ, ठीक बात है। तो मायावती ने करवाई शादी है। तो अब आप कह रहे हैं वो उनके प्रभाव में, और ये बात अपने आदेश में लिख रही है। भाई आदेश देखिए, वो आदेश में लिख रही है, अपने आदेश में कि अपने ससुर के प्रभाव में। कोई लिखता है? अजीब किस्म की बात है। आपके घर में हो रहा है झगड़ा, आप अपने राजनीतिक आदेशों में, संगठनात्मक आदेशों में उस बात को लिख रही हैं। कोई करता है इस तरह का? भाई किसको सफाई दे रही हैं आप? हमें तो वो सफाई चाहिए नहीं, आपको सफाई नहीं चाहिए। अमित शाह को सफाई देनी हो तो फोन करके दे दो सफाई। हाँ, ठीक बात है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये एक चर्चा चल रही है कि कांग्रेस चाहती है कि आकाश आनंद कांग्रेस ज्वाइन कर ले। अगर ये ऐसा होता है तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि आकाश बड़े फायर ब्रांड नौजवान। ठीक है, मैं उनकी जो योग्यताएं हैं या जो संभावनाएं हैं उसको अभी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है इसका हम लोग आकलन करें। मतलब उनके नेतृत्व में कोई चुनाव नहीं लड़ा गया है, मतलब हम लोग क्या आकलन करें उनका? जो भाषण अच्छा दे लेते हैं, अभी तक तो यही समझ में आया। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मायावती जिस नाजुक स्थिति में फंसी हुई है उसको वो समझ नहीं पाए। मतलब उनको समझ के उन्हें अपने फायर ब्रांड, तथाकथित फायर ब्रांड वक्तव्य जारी करने चाहिए थे। जब भी वो भाजपा के खिलाफ आग उगलते हैं, मायावती उस आग पे ही पानी नहीं डालती हैं, अखिलेश आनंद पे ही पानी डाल देती हैं। आकाश आनंद पे ही पानी डाल देती हैं। तो अब ये जो स्थिति है, इसका मतलब ये है कि अभी भी उनमें वो राजनीतिक समझ नहीं है, क्योंकि वो उनकी पूरी पार्टी और उनकी नेता और
वो सब पूरी बुरी तरीके से उनकी बुआ फंसी हुई है भाजपा के चंगुल में। इस बात को उन्हें समझना होगा ना, इस बात को समझ के ही उन्हें अपने भाषण देने होंगे, इस बात को समझ के ही उन्हें वक्तव्य देने होंगे, इस बात को समझ के ही उन्हें भाजपा का और मायावती का हित साधना होगा। तो आकाश जी को इन सब बातों पर गौर करना चाहिए ना कहीं तो उनके अंदर इस बात कमी है। दूसरे, अगर वो कांग्रेस में चले जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने भविष्य का कोई हित करेंगे। उनका हित भाजपा में ही दिखता है मुझे तो, कम से कम। मतलब आपका कहना है कि आकाश बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? बीजेपी ज्वाइन करने से भी वो कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, इस वक्त आज भी कुछ भी हो जाए, बहुजन समाज पार्टी ही दलित राजनीति, दलित पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी प्रतिनिधि है उत्तर प्रदेश में आज भी। उसके मुकाबले कोई नहीं है। दलितों का सबसे, भाई दलित जनाधार पे जो पार्टी खड़ी हुई है वो तो बसपा ही है ना। समाजवादी पार्टी दलित जनाधार पे खड़ी हुई है, ना कांग्रेस खड़ी हुई है, ना भाजपा खड़ी हुई है। इन लोगों को तो दलित वोट पूरक के तौर पे मिलते हैं। मतलब बसपा की तो मुख्य पूंजी ही दलित वोट है। अगर वो उसको मुख्य पूंजी को छोड़ देंगे तो वो तो एक बहुत छोटी पूंजी के नुमाइंदे बन के जाएंगे दूसरी पार्टी में। उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, एक बात बड़ी चर्चा में ये चलती है कि अखिलेश और मायावती क्या कभी एक हो सकते हैं? अखिलेश यादव चाहेंगे कि वो मायावती के साथ जाएं, या अखिलेश को नुकसान होगा या फायदा होगा? भाई देखिए, आप राहुल गांधी का वक्तव्य याद कीजिए। राहुल गांधी ने कहा था कि हमने तो मायावती के पास संदेश भिजवाया था कि वो आ जाए गठजोड़ में। अगर वो आ जाती गठजोड़ में तो हम भाजपा को बुरी तरह से हरा देते, और भी जो सीटें मिली हैं वो भी नहीं मिलती। देखिए, पिछली बार जब अखिलेश के साथ मायावती ने गठजोड़ किया था तब परिस्थिति विपरीत थी। ये राहुल गांधी की बात सही है। 2024 के चुनाव में अगर मायावती इस गठजोड़ में होती ना, तो भाजपा को जितनी सीटें मिली हैं उसमें क्या भाजपा को 5-10 सीटें मिलती केवल पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे ही सुपड़ा एकदम बिल्कुल साफ हो जाता, नरेंद्र मोदी की सरकार न बनती। ये राहुल गांधी की बात सही है। सब कह रहे हैं तो हाँ, देखना ये पड़ेगा। देखिए, गठजोड़ तो कोई किसी से कभी भी कर सकता है। मायावती पहले कर चुकी हैं, कभी कांग्रेस से भी कर चुकी हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ चुकी हैं, अखिलेश के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ चुकी हैं, सब कर चुकी हैं, वो ऐसी बात नहीं है। देखना ये पड़ेगा कि उन्होंने ये आकलन करने में चूक की कि मोदी के खिलाफ कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। अगर वो ये आकलन करती हैं अगले चुनाव में कि मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी खूब है, इस बार उसको खत्म किया जा सकता है पूरे मामले को, भाजपा को है, तो वो उनको गठजोड़ कर लेना चाहिए इन लोगों के साथ में। लेकिन अखिलेश को लगता है, अखिलेश की पार्टी के नेताओं को लगता है कि मायावती उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगभग खत्म हो रही है। गठजोड़ करके फिर दोबारा ताकत देकर अपना ही नुकसान करना है, वरना अभी तो दो ध्रुव रहेंगे, या तो बीजेपी रहेगी या समाजवादी पार्टी रहेगी। कांग्रेस में भी उतनी मजबूत स्थिति में, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो बिल्कुल ठीक लगता है। मैं कहां कह रहा हूं कि ऐसा लगना उनका गलत लगना है। कौन चाहेगा कि भाई अगर एक उनकी जो प्रतियोगी पार्टी है, जो पार्टी उनसे होड़ करती रही है, वो पार्टी रास्ते से हट जाए पूरी तरीके से। लेकिन ये भी देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में मतदाता जिस तरह सोचता है, विधानसभा चुनाव में मतदाता उस तरह नहीं सोचता। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बहुत सी जातियों को, जो यादव मुस्लिम गठजोड़ है उससे शायद बहुत दिक्कत नहीं थी, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार, केंद्र में वो लोग कोई मुख्यमंत्री बनने, प्रधानमंत्री वगैरह बनने वाले उस तरह की स्थिति में नहीं थे। और फिर भाजपा सरकार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, और उत्तर प्रदेश भाजपा में काफी अंतरकलह थी। आलाकमान और योगी के बीच में तलवारें खिंची हुई थी, इसलिए कुछ वो लोग ठीक से नहीं कर पाए। अति आत्मविश्वास के शिकार भी थे, योजना भी कोई नहीं थी, सब भट्टा बैठा दिया उन्होंने, अपने हाथों से बैठाया भट्टा। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले वास्तव में क्या स्थिति। विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करने का मतलब यह है कि जितनी भी ऊंची जातियां हैं और जो अति दलित पार्टियां हैं, अति दलित जातियां हैं और अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके सामने दृश्य होता है कि यादव मुसलमान गठजोड़ सत्ता में आने वाला है। और इस गठजोड़ के सत्तारूढ़ होने का एक इतिहास है, उस इतिहास को सब लोग जानते हैं। तो भाजपा उसको वही खेल करती है। भाजपा दिखाती है कि भाई ये लोग सत्ता में आ जाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा। भाई पिछले ही विधानसभा चुनाव में
अगर भाजपा ने ये खेल नहीं किया होता तो पिछले विधानसभा चुनाव में इनकी केवल 56-57 सीटें ही कम नहीं होती, 150 सीटें कम हो सकती थी। अंततः तो जो लोग योगी राज में नाराज, दुखी और त्रस्त थे, उन्होंने भी भाजपा को वोट दे दिए। हाँ, ठीक बात है। विधानसभा में तो ये हुआ। देखिए, नेता जो होता है वो इन तमाम सवालों के ऊपर सोचता है, फिर वो सोचता है ऐसा करेंगे तो इसके नुकसान फायदे क्या हैं, ऐसा करेंगे तो इसके नुकसान फायदे क्या हैं, किसके फायदे ज्यादा हैं, किसके नुकसान ज्यादा है, कैसा करने में क्या करना चाहिए, ये सब सोच समझ के वो निर्णय लेता है। उसका अपना अतीत, अपना इतिहास क्या है जिससे वो समझौता करने जा रहा है, उसका इतिहास क्या है, उसकी सार्वजनिक छवि क्या है, ये तमाम चीजें देख। अब जब अखिलेश और मायावती में समझौता हुआ था तो अखिलेश ने मायावती को इज्जत देने में कोई कमी की थी? कोई कमी नहीं थी। डिंपल ने पैर छू ली थी, मंच पे नाराज हाँ, सब उन्हीं को आगे रखा जाता था हर बात में। उसका मायावती को फायदा भी हुआ, उनको 10 लोकसभा की सीटें मिल गई, वरना कहां मिलने वाली थी सीटें। ठीक बात है, ऐसी थी। आपने जिक्र किया योगी आदित्यनाथ का, तो बड़ा मजेदार वाकया उत्तर प्रदेश में घटा। योगी आदित्यनाथ विधानसभा में खड़े हुए और कहा कि देखिए कुंभ में कितने लोगों को रोजगार मिला। उन्होंने जिक्र किया कि एक नाव वाले चलाने वाले व्यापारी है, परिवार है, उस परिवार के पास बहुत सारी नाव हैं और उसने नाव चलाई वहां पे और परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमाया। अब वो बयान बड़ा अच्छा था कि ये परिवार ने 30 करोड़ रुपए कमा लिया। लोगों ने सोशल मीडिया पे पूछा कि ये जो पैसा कमाया, क्या इस पे जीएसटी, इनकम टैक्स भी अब देगा वो परिवार बेचारे की हवा खराब हो जाएगी। मतलब 9 करोड़ रुपया तो उसको मुख्यमंत्री मान रहे 30 करोड़ कमाया, तो 9 करोड़ रुपया तो उसको सीधा सीधा इनकम टैक्स में देना पड़ जाएगा। लेकिन तभी पता चला कि मुख्यमंत्री जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो तो एक बहुत शातिर माफिया है। उस इलाके में कोई नाव बिना उसको चौथ दिए चल नहीं सकती थी। उस पे कुंभ में ही मुकदमे दर्ज हुए, उस पे हत्या के प्रयास, तमाम तरह का हिस्ट्री शीटर टाइप का अपराधी है। अब सोचिए कि क्या ब्यूरोक्रेसी है। मुख्यमंत्री का भाषण मुख्यमंत्री बोलने जा रहे हैं, पॉइंट लिख के दिया होगा किसी ने, उस अफसर ने ये तक नहीं देखा कि एक माफिया, एक अपराधी की तारीफ मुख्यमंत्री से विधानसभा में करा दी। अब ये सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि कुंभ में जो लूट हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार कर ली, क्योंकि जिस नाव का किराया 500 था, लोग कह रहे थे 20-25 हजार वसूले गए। इसका लाइव डेमो खुद मुख्यमंत्री ने दे दिया। ये कैसी चूक हो गई मुख्यमंत्री से, क्या लगता है आपको? देखिए, योगी आदित्यनाथ के कुंभ से संबंधित जितने भी दावे हैं वो सभी संदिग्ध हैं। उन दावों की अगर जांच हो, कोई पत्रकार जम के जुट जाए उसके अंदर, कोई खोजी पत्रकार जम के जुट जाए, तो उसकी ऐसी बखिया उधेड़ी जा सकती है कि केवल इसी आधार पर उनकी राजनीति का पटाक्षेप हो जाएगा। अच्छा, अब दिक्कत की बात यह है कि भारत में मीडिया जो है पूरी तरह सरकारीकरण हो गया है मीडिया का। वो कभी भी सत्तारूढ़ पार्टी के पीछे, सत्तारूढ़ नेता के पीछे पड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। जोखिम ना हो तब भी नहीं पड़ता वो सत्तारूढ़। अब जो योगी जो भाषण वगैरह देते हैं, अखबार टीवी में लगातार उनका भाषण देर देर तक दिखाया जाता है, कोई उलट के सवाल नहीं पूछता, कोई सवाल कुछ नहीं होता ये लेकिन उनका बिल्कुल भट्टा उनका बैठ जाएगा। और इस बात को ऐसा नहीं है कि भाजपा का आला कमान न समझता हो, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व से न समझता हो। देखिए, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति की एक विसंगति है, वो उसमें एक एनामली है, एक विसंगति है उस राजनीति में। न वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खांचे में पूरी तरह फिट बैठते हैं, न वो भाजपा के खांचे में फिट बैठते हैं। मुझे याद है जब उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अमित शाह से पूछा गया कि आपने किसको मुख्यमंत्री बना दिया, तो अमित शाह ने कहा क्या बात करते हैं आप, 3 बार का भाई हमारा सांसद है और मैं उनके गया हूं आश्रम में, उनके उसमें पीठ में, गोरख पीठ में, मैंने वहां रुक के देखा सवेरे उनका आचरण क्या है, सवेरे उठ के गायों को चारा खिलाते वगैरह वगैरह, ये सब उन्होंने अमित शाह ने उस वक्त कहा था। आज अमित शाह उन बातों को दोहराएंगे? कभी नहीं। आज अमित शाह को बातें याद दिलाई हैं तो वो क्या कहेंगे वो? तो अब दिक्कत की बात यह है कि इन लोगों ने उनको बना दिया मुख्यमंत्री, अब वो उनके हलक में अटक गए। शुरू में कुछ दिन तक अच्छा दोनों के बीच में रहा, में नई बहू को पालांगन रहा, उसके बाद में हो गया गड़बड़। अब बहू और सास में बिल्कुल कोई पट नहीं रही है कतई, ये स्थिति है। और अब सबको तय करना है कि इनका करें क्या। प्रत्येक गुजरते हुए दिन के साथ में मुश्किल और हो जाएगा इनको हटाना।
वही लाभ हानि का आकलन करने में गड़बड़ हो जाती है। तो अब ना संघ की समझ में आ रहा है कि भाई ये तो लूज कैनन है, आदमी बिल्कुल जो मन में आए करता है, कुछ भी करता है। इसे ना इससे मतलब है कि मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं, ना इससे मतलब ये है कि नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं। जिस तरह के वो भाषण, देखिए जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो उनको पीएमओ से इनको सुझाव दिया, सुझाव क्या निर्देश था कि आप जरा वाणी पर संयम रखेंगे। और उन्होंने, आप देखिए शुरू में बहुत संयम रखा भी इन्होंने। जो एंटी मुस्लिम लफाजी थी उसको उन्होंने बंद रखा। मतलब जो जब मौखिक हिंसा बहुत करते हैं ना, वर्बल वायलेंस बहुत करते हैं, अब तो विधानसभा में खड़े होकर करने लगे वर्बल वायलेंस, कटमुल्ला उर्दू सब कहने लगे। पता नहीं क्या क्या करते हैं इनके अंदर। इनमें और रमेश बिधूड़ी में कोई फर्क नहीं है। तो ये जो स्थिति है इसमें अब इन सब लोगों को तय करना है कि इनको क्या करना। अगर भाई इनको सिर पर बैठाना ही है तो नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी घोषित कर दो। सही बात है, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बना दो। हाँ, अगला अभी 27 में लोकसभा चुनाव से 2 साल पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव होगा, उसी में घोषित कर दो कि ये जो मुख्यमंत्री पद का जो हमारा उम्मीदवार है यही आगे जाके देश का प्रधानमंत्री होगा। फिर देखें अमित शाह जी क्या करते हैं। अमित शाह सुसाइड कर लेंगे, आप क्या चाहते हैं? सुसाइड क्यों कर लेंगे? ऐसी परिस्थिति बनाएंगे ताकि इसी चुनाव में ही इनका बंटाढार हो जाए। सुसाइड क्यों कर लेंगे? नेता सुसाइड तो ना करता है, तो दूसरे को सुसाइड की तैयार करता है, प्लानिंग करता है। बिल्कुल ठीक बात है, मजेदार होगी राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तो समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत सुनी मायावती के जीवन के इतने रोचक, इतने गंभीर, इतने ऐतिहासिक प्रमाण आपने पहले शायद बहुत लंबे पहले सुने होंगे। मुझे आपकी प्यार भरी राय का इंतजार है, जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।